नहीं सर। क्योंकि देखो नहीं सर। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए ये इसके अंदर जो पिछले आपके जो कोर्सेज है मैथमेटिक्स फिजिक्स के, इसकी बहुत ज़्यादा इनपुट है, क्योंकि जितने भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं इसमें फिजिक्स थोड़ी सी कम रह रही है और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो सारा जो स्पेशल फंक्शन जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये तो उसका खेल है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको आपके दिमाग में स्पेशल फंक्शन हैं तो देन थिंग्स बिकम वेरी सिंपल। सिर्फ उसके बाद आपको फिजिक्स ये करनी है कि बाउंड्री कंडीशंस कैसे लगानी है। तमाम जो खेल है उसके अंदर ये है कि बाउंड्री कंडीशंस कैसे इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वंस वी नो द बेसिक इक्वेशन, उसके बाद उसके सोल्यूशन हमें पता है। उन सोल्यूशन में से कौन से सोल्यूशन हमें पिक करने हैं वो जो उसका फैसला होगा इस चीज़ पे कि हमारी बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं। बाउंड्री कंडीशंस आपको समझनी है। जैसा कि सर मिसाल के आवाज स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अगर हम इक्वेशन सही लिख लेते हैं, राइट, उसके बाद सिर्फ और चूंकि हमें मालूम है कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी वो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, राइट, तो उनके सोल्यूशन हमें पता है। लेकिन उनके एग्जैक्टली सोल्यूशन निकालने के लिए, यानी कि हमें पता है कि वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैं, तो उनके दो सोल्यूशन होंगे हमेशा। अब उन सोल्यूशन में से कौन सा सोल्यूशन हमारे लिए फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, उसका फैसला इस बात पे होगा कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस किस तरह की हैं। ठीक है ना? तो बाउंड्री कंडीशन हमें बताएंगे कि कौन सा सोल्यूशन हमारे पास फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है और कौन सा नहीं है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो 6.3 पर है, यानी कि स्फेरिकल स्क्वायर वेल पोटेंशियल। अब ये आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है आप लोगों को? हेलो? जी सर दिख रहा है। दिख रहा है, वेरी गुड। तो देखिए इसमें जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं वो क्या हैं। बाउंड्री कंडीशन ये कह रही है कि जो पोटेंशियल है बी ऑफ आर, वो माइनस वी नॉट है व्हेन आर इज लेस देन ए, और जीरो है व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। यानी कि इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं ड्रॉ करूँ एक एक स्क्वायर ड्रॉ करूँ, ठीक है, और ये इसका सेंटर है स्क्वायर का, और ये यहाँ से यहाँ तक का फासला फर्ज करें ए है, यानी कि स्क्वायर का जो रेडियस है वो ए है। तो इस स्क्वायर के अंदर अंदर पोटेंशियल मौजूद है, और वो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, यानी कि माइनस बी नॉट है। बाहर इसका पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है। ठीक है? तो अब वो ये कह रहे हैं, कंसीडर नाउ द प्रॉब्लम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन एन अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल। लेकिन अट्रैक्टिव है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए। उसने लिख दिया, अब वो कांस्टेंट है माइनस बी नॉट, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो अब इस चीज़ को मतलब इस तरह की प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो बुनियादी तौर पर हमारी प्रॉब्लम के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि अगर हम इस स्क्वायर के अंदर अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दैट इज उस केस में हमारे पास आर आर जो है वो एज ए वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है? ए तो फिक्स वेरिएबल है, बट आर इज ए वेरिएबल। तो आर की जो रेंज है वो बेसिकली ज़ीरो से लेकर ए तक है। ठीक है ना? जो उसने बता दिया कि हमारे पास यानी हम इस प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा वो है कि जब आर बिटवीन ज़ीरो टू ए है, यानी कि हम स्क्वायर के अंदर हैं। एंड सेकंड पार्ट इज व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, और जब आर ए से बड़ा हो। ठीक है? यानी कि हम स्क्वायर से बाहर आ जाएं। अब हम कितनी दूर फिजिक्स करना चाहेंगे ये फिर हमारे ऊपर है, और उसके लिहाज से सोल्यूशन जो है सेट होंगे। तो जो आर बेसिकली जब हम स्क्वायर के अंदर हैं, यानी कि आर जो है वो ज़ीरो से ए के दरमियान है, तो हमारे पास मुझे जो अभी इससे पहले स्टूडेंट जो इक्वेशन देखते रहे वो मोर और लेस सेम रहेगी। एंड एंड इट कैन बी बेसिकली रिटन एज 6.73। ठीक है? बट द ओनली डिफरेंस जो जो यहाँ पर आएगा वो ये है कि आपने इसको ज़रा सा मीन मॉडिफाई किया है, और वी को बजाय आपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए रखने के आपने इसको राइट हैंड साइड पर कर लिया। अच्छा, इससे पहले हम क्योंकि फ्री पार्टिकल कंसीडर कर रहे थे तो वहाँ पे वी नॉट नहीं होता था, सिर्फ के वन होता था। ठीक है? और अब की दफ़ा इस के वन की जो डेफिनेशन है उसमें एक बुनियादी तौर पर हमारे पास स्क्वायर रूट 2m
टाइम्स ई जो कि उसकी नॉर्मल उसकी टोटल एनर्जी है प्लस वी नॉट डिवाइड बाई एच कट हो गया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। और ऐसी सूरत हाल में क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इसके अंदर स्फेरिकल बेजल फंक्शन के अंदर लिखी जा सकती है जो कि 6.73 है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन हमें पता है जो हम इससे पहले भी लिखे थे। तो वो आर एल जो है वो ए सम कांस्टेंट और जे एल जो कि स्फेरिकल बेजल फंक्शन हैं उसके सॉल्यूशन हमारे पास आ गए, ठीक है। ये वो केस है कि जब आर इज लेस देन ए है, ए से छोटा छोटा है, ठीक है, बड़ा नहीं है, यानी कि हम उस स्फेयर के अंदर हैं। और ए सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, वो अगेन हम स्क्वायर वगैरह करके हम मालूम कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास आ रही है कि जब आर इज ग्रेटर देन ए है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ सकती हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम जो है सॉल्यूशन इस तरह के अज्यूम करें कि जहाँ पर कि एनर्जी क्वांटाइज हो, राइट, यानी कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल, यानी कि हम ये कहें कि हमारे पास जो है बाउंडेड स्टेट्स हैं। तो ये बाउंडेड स्टेट्स से क्या मुराद है हमारी कि एनर्जी जो है यानी कि पार्टिकल फ्री पार्टिकल नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्फेयर है, हम पार्टिकल को यहाँ पर कहीं देख रहे हैं, ठीक है। और मैं जिसकी वजह से इसकी मतलब अगर पार्टिकल फर्स्ट करें यहाँ है तो समहाउ इस स्फेयर से आई मीन अट्रैक्ट हो रहा है और उसकी वजह से वो एक बाउंड स्टेट बना रहा है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में सोल्यूशन डिफरेंट होंगे उसके मुकाबले में कि जब ये पार्टिकल जो है वो फ्री हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर फर्ज करें कि उसकी एनर्जी नेगेटिव है, दैट इज लेस देन जीरो। अच्छा, ये याद रखिए एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि एनर्जी इटसेल्फ नेगेटिव नहीं होती है। मतलब कहने का ये होता है कि पार्टिकल बाउंडेड है, मतलब आपके पास इतना अमाउंट ऑफ वर्क करने की ज़रूरत है ताकि वो पार्टिकल फ्री हो जाए। और जब एनर्जी पॉजिटिव होती है ग्रेटर देन जीरो, उसका मतलब ये कि पार्टिकल फ्री पार्टिकल है, इट कैन गो एनीवेयर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को अगर मद्देनज़र रखें और हम ये देखेंगे जो पहला केस हम लें कि ई लेस देन ज़ीरो, ठीक है, यानी कि ई नेगेटिव है। तो अब आप ये देखिए कि अब चूंकि ये ख्याल रहे कि यहाँ पर जो है पोटेंशियल जो था वो अंदर ही अंदर था, बाहर कुछ नहीं था। तो वो जो के की डेफिनेशन हम इस्तेमाल करते आ रहे थे ना, जैसे कि ये हम के को ये कह रहे थे कि ये बेसिकली बराबर होता है 2m टाइम्स ई ओवर एच कट के, ठीक है। अब चूंकि ई अगर नेगेटिव हो गया इसका मतलब ये स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये इमेजिनरी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि हमें जो है वो हम सिर्फ के नहीं लिखेंगे बल्कि आई के टू लिखेंगे, ये याद दिलाने के लिए कि अब के जो है वो बेसिकली इमेजिनरी हो गया। तो के टू की जो डेफिनेशन है वो स्क्वायर रूट माइनस 2m ई ओवर ओवर एच कट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगेन हमें मालूम है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन तो एग्जैक्टली वही है जो कि हमने इससे पहले देखी थी, राइट। सिर्फ फर्क ये आया कि अब की दफ़ा जो हमारे पास जो डिपेंडेंस है इन इन जो 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 सोल्यूशन हमारे पास आए, आपको याद है कि ये स्फेरिकल बेजल फंक्शंस हैं और ये नॉयमन फंक्शंस हैं। बट अब की दफ़ा फ़र्क ये है कि इनकी इनकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो रियल नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। तो ये दो सोल्यूशन हमारे पास आ सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों से, क्योंकि हम हमारे पास सर एक चीज, या श्योर पूछो। सर ये इक्वेशन 6.73 में जो है, कौन सा अगर 6 पॉइंट? पार्टिकल 73 जो हाँ ऊपर हाँ आपने बोला, हाँ हाँ। अगर पार्टिकल स्फेयर के अंदर हो तो ये पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकती सर? नहीं हो सकती है, डिपेंड कर रहा है ना तुमने इसको बनाया कैसे। देखो, जो 6.72 है उसके अकॉर्डिंग वी आर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट व्हेन आर इज लेस देन ए, यानी कि जब आप उस स्क्वायर के अंदर हैं तो पोटेंशियल माइनस वी नॉट है। हो सकता मतलब देखो ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम हमारे पास प्रॉब्लम किस तरह की है। तुम देखो कि हम बेतहाशा मुख्तलिफ तरीके की प्रॉब्लम बना सकते हैं, इट डजेंट मैटर। जो चीज़ हमें आनी चाहिए वो ये कि इन बाउंड्री कंडीशन के साथ
हमारी इक्वेशंस कैसे चेंज होती हैं, यानी कि उनके सोल्यूशन हमारे कैसे चेंज होते हैं। देखो, हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो तो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। उसको हम अकॉर्डिंगली, अब जैसे हम इससे पहले सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास सिंपल जो वो जो होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें सॉल्व करते चले आए। तो फोर्थ चैप्टर में हमने इस तरह की सारी प्रॉब्लम जो हैं वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व की, ठीक है, मुख्तलिफ बाउंड्री कंडीशन के साथ। अब उसी तरह की प्रॉब्लम से हमारा रास्ता पड़ रहा है, बट नाउ वी हैव स्फेरिकल जो है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, बस ये फर्क पड़ रहा है। तो स्टिल द बेसिक इक्वेशन इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। वो फिर मॉडिफाई होती है, यानी कि जब हम उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो वो स्फेरिकल बेजल इक्वेशन जो है वो आई मीन बन जाती है, ठीक है। अगर हम उसको मैथमेटिकली तौर पर अगर उसको रिकग्नाइज करें तो बेसिकली क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है। हमने उसके अंदर उसको हमने लिख दिया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, और हम उसके रेडियल फंक्शंस को हम डील कर रहे हैं, तो उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो वो स्फेरिकल बेजल इक्वेशन बन गई, या डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जो हम इससे पहले भी हमने देखा था, ठीक है। उसके सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन हमें मालूम है, ठीक है ना। अब जनरल सोल्यूशन तो मालूम हो गया, लेकिन हमारे पास फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन कौन से हैं, उसका फैसला इस बात से होगा कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं। बाउंड्री कंडीशन का फैसला होता है, जैसे कि इक्वेशन 6.72 लिखी हुई है, और वो हमें बता रही है कि पोटेंशियल किस तरह का है। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि पार्टिकल फ्री हर जगह पे फ्री नहीं है। इनसाइड द स्फेरिकल पोटेंशियल, जो स्फेरिकल समझो स्फेयर है, उस स्फेयर के अंदर फ्री नहीं है, उसके ऊपर एक पोटेंशियल है जो कि -V0 का अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। अट्रैक्टिव है तो -9 है। लेकिन जब वो स्फेयर के वो बाहर जाता है, तो अब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है सच, V0, यानी कि पोटेंशियल उसका आउटसाइड द स्फेयर 0 है, ठीक है। तो पहला केस उसने जो कंसिडर किया है, केस स्फेयर R इज बिटवीन 0 to 8, ये वो है कि जब उसके ऊपर पोटेंशियल पार्टिकल स्फेयर के अंदर है, उसके ऊपर पोटेंशियल -V0 लग रहा है। तो उसके लिहाज से उसने जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको उसने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखा, और उसका रेडियल पार्ट निकाल के लिख दिया, जो कि स्फेरिकल बेजल इक्वेशन बन गई है, जो कि 6.73 है, ठीक है। अब चूंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमें इसके सोल्यूशन मालूम है, और हमने इससे पहले हम देख चुके हैं कि इसमें नॉर्मल फंक्शंस काम नहीं करते, वो डाइवर्जेंस सोल्यूशन दे रहे होते हैं, तो हमारे पास सिर्फ उसके जो बेजल फंक्शन होते हैं, स्फेरिकल बेजल फंक्शन, जो कि JL, जिससे इनके जरिए जाहिर करते हैं उनको, तो वो हमारे पास फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होते हैं, जिसको हमने 6.74 के फॉर्म में लिखा है। और ये जो उस वक्त वैलिड है जब R इज लेस देन A है, और हमारे पास पोटेंशियल जो है वो स्पेसिफिकली अट्रैक्टिव है, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन वो बन रही है कि जब R ग्रेटर देन A हो, यानी कि अब आपका पार्टिकल जो है वो स्फेयर के अंदर नहीं है, स्फेयर से बाहर है। अब वो ये कह रहा है कि ऐसी सूरत हाल में आप दो तरह के सोल्यूशन आप कंसिडर कर सकते हैं। एक वो सोल्यूशन होंगे जहाँ पर एनर्जी नेगेटिव है, दैट इज बाउंड स्टेट है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में एनर्जी नेगेटिव होती है, दैट इज आपको अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा ताकि पार्टिकल फ्री हो सके, तो वो अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो नेगेटिव एनर्जी के तौर पर लिखा जाता है। सेकेंडली, सेकेंड सोल्यूशन वो हो सकते हैं कि जब पार्टिकल फ्री हो, दैट इज उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो, ठीक है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया कि एक ये सोल्यूशन है व्हेन -E, राइट, व्हेन E इज लेस देन 0, उसका मतलब भी ये है कि एनर्जी नेगेटिव है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो माइनस है, ठीक है ना। क्योंकि जब एनर्जी लेस देन 0 है, तो उसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव है। और दूसरे पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकते हैं कि व्हेन E ग्रेटर देन 0, ठीक है, यानी कि एनर्जी पॉजिटिव। अब अगर एनर्जी नेगेटिव है, जैसे कि ये पहला वाला केस है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास के की डेफिनेशन है जो हम लेते चले आ रहे हैं, क्योंकि ई नेगेटिव है तो माइनस साइन यहाँ आ गया। तो अब की दफ़ा जो हमारे पास स्फेरिकल बेजल इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे, वो होंगे तो वही जो हम इससे पहले हमने देखे थे, इनके स्फेरिकल बेजल फंक्शन प्लस नॉर्मल फंक्शन, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में प्लस माइनस दोनों दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अब की दफ़ा इनके जो आर्गूमेंट्स हैं वो रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स हैं। आई आई लगा दिया है हमें ये याद दिलाने के लिए कि के टू नेगेटिव, के टू जो कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, एक और इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये
कि जब इनके फंक्शन जब जब इनके जब मेरी क्लास चल रही थी, राइट। तो ये जो हमारे पास आई मीन स्फेरिकल बेज़ल फंक्शंस और नॉयमन फंक्शंस हैं, इनके जो लीनियर कॉम्बिनेशन हैं हम उन्हें स्फेरिकल हैंकेल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उनको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अच्छा, ये हैंकेल फंक्शंस भी जो है बड़ी बेसिकली ऑफ टाइप 1 या काइंड 1 एंड काइंड 2 हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी होगी तो इस तरह के सॉल्यूशन से या इस तरह के फंक्शन से आपका वास्ता पड़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ काइंडली गो एंड हैव अ लुक एट देम। अब देखिए, यहाँ तक तो सिर्फ हमारे पास मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है। अब इसने मजीद ये बताया कि ये जो फर्स्ट फ्यू स्पेरिकल हैंकल फंक्शंस हैं वो उसने यहाँ पे आपको जो है लिख के दिखा दिए हैं कि जैसे H01, इस तरह से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। H01 है, फिर H1, H2 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट काइंड को उसने एक्सपेंड कराया हुआ है, ठीक है। और फिर उसने जो है सेकेंड काइंड को भी जो है लिख के दिखा दिया है। अब अगेन हमारे पास फर्स्ट काइंड भी मौजूद है और सेकंड काइंड भी मौजूद है, लेकिन अब सवाल ये कि इसमें से कौन से, क्या ये दोनों ही जो हैंकेल फंक्शन हैं वो हमारे काम के हैं या इनमें से कोई एक है। तो अगर हम उसका एसिम्प्टोटिक बिहेवियर देखें, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर से तो मुराद क्या होती है, या तो हम जो है जैसे कि यहाँ पर हमने देखा रॉ टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपके दिमाग में बस मैं ये याद दिला दूँ कि मैथमेटिक्स में एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या होता है। अगर आप कोई फंक्शन बनाएं और वो इस तरीके से आई मीन बिहेव कर रहा हो, दैट इज समथिंग लाइक दिस। मेरा हाथ थोड़ा सा हिल गया, यानी कि वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कभी कट ना करे बट उसके साथ साथ चलता रहे। आप देखिए कि अगर ये आर है और ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ आर है, तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ये इसके ऑलमोस्ट पैरेलल होता चला जाएगा, ऑलमोस्ट, बट इट विल नेवर क्रॉस द एक्स एक्सिस। इसी तरह यहाँ पर जब आर बहुत स्मॉल होगा तो ये एफ आर जो एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के ऑलमोस्ट साथ साथ चलेगा, बट इट विल नेवर क्रॉस द वाई एक्सिस, ठीक है। बस ये ख्याल रखिएगा, ऐसे बिहेवियर्स को हम मैथमेटिक्स में एसिम्प्टोटिक बिहेवियर कहते हैं, राइट। तो अब ये कह रहा है कि व्हेन रॉ टेंड्स टू इंफिनिटी, अब आपको पता, आपको याद रहना चाहिए कि रॉ का मतलब क्या है। रॉ की डेफिनेशन हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं के टाइम्स आर की। दैट इज, इफ रॉ टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट सिंपली मीन्स के क्योंकि के तो कांस्टेंट है, के के अंदर क्या है, एनर्जीज हैं बेसिकली, राइट। तो इसका मतलब है आर टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो फिर रॉ टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो उस सूरत हाल में मुझे कह रहा है कि जो सेकंड फंक्शन है के नेगेटिव साइन के साथ नहीं है, दैट विल डाइवर्ज। डाइवर्ज करेगा उसका मतलब है कि वो फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है। तो जो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन है, यानी कि हैंकेल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, जो कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ये फिर हमें फिजिकली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन देगा। तो वो उसमें आप देखें कि 6.81 के अंदर वही चीज़ उसने लिख के दिखाई है, राइट। और चूंकि देखिए ये बी टाइम्स एच एल वन बेसिकली हैंकेल फंक्शन हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये हैंकेल फंक्शन जो हैं वो लीनियर कॉम्बिनेशन है किस चीज़ के, स्फेरिकल बेज़ल फंक्शंस के और नॉर्मल फंक्शंस के, तो उसमें दोनों लिख के दिखाते हैं, ठीक है। कांस्टेंट तो अपनी जगह पे बी है, वो हम अगेन बाद में हम मालूम कर सकते हैं। बाद में मालूम करने का तरीका बेसिकली क्या होता है कि फिजिक्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि बाउंड्रीज के ऊपर डिसकंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए। तो वी नो द फिजिक्स, फॉर एग्जांपल इनसाइड द स्फीयर, जो कि हमारे पास राइट साइड पे लिखी जाती है कि राइट साइड पे हमारे पास जे एल लिखे हुए हैं, जो कि स्फेरिकल बेजल फंक्शन हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमारे पास उस वक्त आ रहे हैं कि जब पार्टिकल स्फीयर के अंदर था, ठीक है। अच्छा, अब हम चूँकि स्फीयर से बाहर आ रहे हैं, तो ये जो हमारे पास बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर फिजिक्स डिसकंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही वजह है कि आप देखिए कि इसने जो राइट साइड पे जो सोल्यूशन या जो लिखा हुआ है, इसने 1/JL टाइम्स डी जे एल ओवर डी आर,
और ये डेरिवेटिव उसने डिफाइन किया है एट आर इक्वल्स टू ए, यानी कि बाउंड्रीज। इसी तरह जो आउटसाइड द स्फीयर फिजिक्स है वो उसने हेंकेल फंक्शन से जाहिर किया 1/h1, ठीक है, जो कि फंक्शन है आई के टू आर का whatever, and dhl over dr, ठीक है। again this derivative is defined as r equals to a, right? तो चूंकि फिजिक्स इन दोनों मतलब स्क्वायर के अंदर जो फिजिक्स हो रही है, जो स्क्वायर के बाहर फिजिक्स हो रही है, बाउंड्रीज के ऊपर जो है वो फिजिक्स डिसकंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए, उनके फर्स्ट डेरिवेटिव डिफाइन होने चाहिए। तो चूंकि ये ऐसा जरूर होना चाहिए, और एट एंड इट शुड हैपन एट आर इक्वल्स टू ए। तो जो भी आप डेरिवेटिव लें वहाँ पे फिर जब जवाब आर की फॉर्म में आएगा, यू कैन पुट देन आर, यू कैन रिप्लेस आर बाय ए, ठीक है। तो वहाँ से आप ये, और जो लोएस्ट स्टेट है व्हेन एल इक्वल्स टू जीरो, दैट इज एंगुलर मोमेंटम जीरो हो, तो वहाँ पर आप लिख के इन दो K2 और K1 में आप रिलेशन मालूम कर सकते हैं, और वहीं से फिर आपके पास जो अननोन कोएफिशिएंट्स होते हैं वो मालूम हो जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर कि हम जो ये सारा काम करते हैं, ठीक है। और आप देखिएगा इसने ये बताया भी है, फिर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपने फोर्थ चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से देखा हो तो आपको ये पता होगा कि ये जो कुछ इसने यहाँ पर किया है, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। और जो उसमें बता रहा है कि दिस कंटिन्यूटी कंडीशन इज एनालॉगस to the transcendental equation we obtained in chapter 4 when we studied one dimensional finite square well potential, ठीक है। तो ये कोई इसने नया काम नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर हुआ ये है कि ये सारी फिजिक्स ने जो वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में की है रादर देन जो हमारे नॉर्मल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं वो कोऑर्डिनेट चेंज होने की वजह से आ रही है, बट स्टैंडर्ड फिजिकल जो फिजिक्स के प्रोसीजर है वो अपनी जगह पर सही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे वो सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट में ये कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी केस करस्पॉन्डिंग टू द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। एनर्जी पॉजिटिव हो गई है, इसका मतलब पार्टिकल फ्री हो गया है। नाउ यू डोंट हैव एनी बाउंड स्टेट एनीमोर, अब कोई बाउंड स्टेट नहीं है। इसका मतलब है कि इट इज समथिंग लाइक द स्कैटरिंग प्रॉब्लम, कि ये ऐसा ही है कि आपके पास स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर कुछ पोटेंशियल है, एक पार्टिकल आया के साथ टकराया और टकराने के बाद निकल गया, ठीक है ना। तो इट इज समथिंग लाइक स्कैटरिंग। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो कंटिन्यूअस होंगी, राइट। उसमें कोई डिस्क्रीटनेस नहीं है, कोई क्वांटाइजेशन नहीं है। तो उस सूरत हाल में आपके सोल्यूशन जो है वो बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो उसने यहाँ पे बताया सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ a linear combination of different ways where k prime is something like this। आप देखेंगे यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव है तो इससे k prime है। Hence the solution must be finite everywhere the continuity condition are just to determine the coefficient of the linear combination। Again ये ख्याल रखिएगा कि जो फिजिक्स स्फीयर के अंदर है, ठीक है, और जो फिजिक्स स्फीयर के बाहर है, उन दोनों के अगेन आपको इसी तरह के डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे जैसे 6.82 में लिए गए बस। और उनको अगेन डेरिवेटिव लेके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एट आर इक्वल्स टू ए पे। तो फर्क क्या होगा, आपकी दफ़ा फर्क ये है कि आपके पास जो केज हैं यानी कॉन्स्टेंट्स जो हैं, जैसे यहाँ आपके पास के प्राइम है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि रियल है, राइट। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है, लेकिन यकीन तौर पर आपके पास जवाब डिफरेंट आएगा क्योंकि आपके पास इस दफ़ा एनर्जीज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर, कोई तो क्वेश्चन होना चाहिए यार, ऐसा भी तो। ओके, डोंट हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा साहब, अब देखिए अकबर। हाँ, कोई आप कुछ पूछने वाले हैं? हेलो, अकबर पूछने वाला है, अकबर। अकबर पूछने वाले हैं? अच्छा, आपको कैसे पता कि अकबर सवाल पूछने वाले हैं? आप क्यों नहीं पूछते?
सर उनको खुद कुछ समझ नहीं आ रहा ना, अच्छा इसलिए अच्छा मेरा नाम दिया है। अच्छा ज़बरदस्त। एनीवे, देखो ये ऐसे टॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये आप अगर चाहें तो खुद से कर लें। मैं फ़िलहाल इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो कि आपको फिजिकली मोर इंटरेस्टिंग लगेगा, वो हाइड्रोजन एटम। वैसे अगेन देखिए, आप लोग अगर फोर्थ चैप्टर अगर आप कर लें, जो मैंने आपको बहुत पहले आपको कोर्स की थी, फोर्थ चैप्टर को देख लें। अगर आप फोर्थ चैप्टर को देख लेते हैं तो फिर ये जो आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसके लिए आपको इसको करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैथमेटिक्स चेंज इस लिहाज से हुई है कि आपकी दफ़ा आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं rather than rectangular coordinates। आइसोट्रॉपिक है इसका मतलब है कि हर डायरेक्शन में इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तमाम डायरेक्शन में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। तो आपके पास जो v है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो फिर आप अपनी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना 6.85 को इतना इतना सिंपल नहीं है। यू नीड टू डू ये जो फॉरबीनियस मेथड होता है, या जो उसने यहाँ पे सारा कुछ बताया हुआ है। एंड आई होप कि आप लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स में इस तरह की चीज़ें की होंगी। अगर आप अपने पुरानी चीज़ों को जाके ज़रा ब्रश अप करें तो आपको पता चलेगा कि इस किस्म पावर सीरीज सोल्यूशन में करने पड़ जाते हैं। अब वो पावर सीरीज सोल्यूशन जिसे हम फ्रॉबिनियस मेथड कहते हैं, वो उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में डालने पड़ते हैं। फिर उनके जो सोल्यूशन आते हैं उनमें हमें जो सेम वो जो होते हैं हमें कोएफिशिएंट की, यानी कि सेम ऐसे फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर वाले टर्म्स हमने एक साथ कर लिया, आर आर वाले टर्म्स को एक साथ कर लिया, तो वहाँ से फिर हम ये उसके जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें मैथमेटिकल कोर्स में की होंगी ना? क्यों? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है। नहीं, आवाज़ आ रही तो आपको मेरी ये आवाज़ भी आई होगी कि आपने इस तरह स्पॉन्टेनियस मेथड वगैरह जब अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़े हैं ना। हेलो, अब आई आवाज़? थोड़ी देर पहले तो अब आ रही थी, अगर मेरे सवाल के जवाब नहीं दे रहे। क्यों, आप लोगों ने ये स्पॉन्टेनियस मेथड वगैरह पढ़े हैं ना मैथमेटिकल फिजिक्स में, या नहीं पढ़े हैं? पढ़े सर, मैथमेटिकल मेथड वन तो पढ़े थे सर। तो फिर वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इस तरह की चीज़ें पढ़ी हैं मैथमेटिकल मेथड में? ये सर, ये वेव फंक्शंस वगैरह हमने नहीं, पढ़े थे। वेव फंक्शन की बात नहीं हो रही है, मैं पावर सीरीज सोल्यूशंस की बात कर रहा हूँ, जिस तरह की यहाँ पे कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, उसको इस तरह के आप फंक्शन अज्यूम करके इसमें डालते हैं, उसके बाद आप जो उनके सेम कोएफिशिएंट वाली टर्म्स को एक साथ करते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं, जिसे हम फ्रॉबेनियस मेथड कहते हैं, वो आप लोगों ने किए हैं। जी सर, A1 एन A2 ये चीज़ें हमने फाइंड किए थे सर। तो उससे आपने जो स्पेशल फंक्शन होते हैं उनको स्टडी किया था आप लोगों ने? क्यों? सर स्पेशल फंक्शन हमने नहीं पढ़े वैसे, ये जो ऊपर आपने जो इक्वेशन दिए थे सर, इसमें N और A1 ये चीज़ें हमने पढ़े थे सर। बेटा, बात ये है कि ये स्फेरिकल बेसल फंक्शंस, लेग्वायरे पॉलिनोमियल्स, इस तरह की चीज़ें, ये हैंकल फंक्शन वगैरह आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में नहीं पढ़ा नहीं है? सर। आर यू श्योर? यस सर। मैं ये स्पेशल ख्याल रखिए कि मैं स्पेशल इकरम साहब से फंक्शन। पूछूंगा कि आप लोगों ने क्या इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई, मुझे तो हैरत होगी। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते वक्त ये जो फ्रॉबेनियस मेथड है, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है, तो ये तो पढ़ाई बगैर काम नहीं चलता। और ये इन्हीं मेथड्स के जरिए से तो आप ये सारे लेग्वायरे पॉलिनोमियल्स, हैंकल फंक्शन और स्फेरिकल बेसल फंक्शन वगैरह आप ड्राइव करते हैं।
सर ये एंकल फंक्शन, ये बेजल फंक्शन, ये चीज़ें हमने नहीं पढ़े थे सर, अभी सुना है। रियली? ये सर। तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो तुमने वो पहला पार्ट पढ़ा है उसमें क्या चीज़ें पढ़ी? सर उसमें तो प्रोबेबिलिटी, ये वेव फंक्शन, ये चीज़ें हमने पढ़े थे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ोगे तुम? सर एनीवे वो मेरा काम नहीं है कि उसमें तुमने क्या पढ़ा, लेकिन बहरहाल अब यार अगर तुम लोगों ने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो फिर आगे ये तुम हाइड्रोजन एटम में तुम क्या करने वाले हो? खैर देखते हैं, क्योंकि ये जो मेन प्रॉब्लम करता है ना वो अगेन रेडियल इक्वेशन प्रॉब्लम करती है। जो वो हैं हमारे पास एंगुलर पार्ट है वो इतनी प्रॉब्लम नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो सीधा सीधा मामला उस पर चला जाता है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स पे चला जाता है, वो डील करना आसान है, लेकिन रेडियल इक्वेशन हम हमेशा प्रॉब्लम करती है। एनीवे तो देखो, हाइड्रोजन एटम की जब हम बात करते हैं, और हमें बहुत ही अब की दफ़ा जो आपने इससे पहले चीज़ें पढ़ी होंगी उसमें हम कई चीज़ों को छोड़ देते हैं, लेकिन अब की दफ़ा हमें बहुत सोफिस्टिकेशन के साथ हाइड्रोजन एटम को जो है देखना है। तो याद रहे कि हाइड्रोजन एटम जब आप इसको डील करेंगे तो ये बेसिकली टू बॉडी प्रॉब्लम है। और आपको 8वें चैप्टर जो क्लासिकल मैकेनिक्स हमने पढ़ी थी वो आपको याद होगा कि ये प्रोटॉन फर्स्ट करें कि यहाँ पर मौजूद है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट करें सो कॉल्ड आउटर ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली टू बॉडी प्रॉब्लम है। ख्याल रहे कि जब भी हम टू बॉडी प्रॉब्लम की बात कर रहे होते हैं तो इसमें दोनों जो बॉडीज हैं वो बेसिकली मूव कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है और प्रोटॉन भी मूव कर रहा है। वो और बात है कि जब हम ओवरऑल जब उसको मोशन देखेंगे तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वो उसका जो आप समझें कि मोशन हम हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस कम्पेयर टू द प्रोटॉन, क्योंकि वो हैवी बहुत है, तो उसकी जो मोशन होगा वो ना होने के बराबर होगा। पर जब हम इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे तो इक्वेशंस में तो आपको मालूम है कि हमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिखनी पड़ेगी और प्रोटॉन के लिए भी लिखनी पड़ेगी। वो फिर बात की बात है कि हम ये करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेकर आएंगे, और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेकर आएंगे। उसके ज़रिए से फिर ये होगा कि हम बजाय इसके कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फिजिक्स हम अलहदा करते फिरें, हम बेसिकली सेंटर ऑफ मास की फिजिक्स करेंगे और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ फिजिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।